नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। विज्ञापन पर पैसा, विकास को ठेंगा की बात जब हम कर रहे थे तो उसके साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि किस तरह से आखिर जो दिल्ली सरकार का आबकारी मॉडल है उसने अब छत्तीसगढ़ को भी अपने घेरे में लिया है और किस तरह से वहां पर आबकारी घोटाला सामने आया है जिसको लेकर के बीजेपी अब छत्तीसगढ़ पे की सरकार पर हमलावर है। इसकी बात करेंगे, साथ ही साथ अन्य खबरों की भी बात करेंगे जिसमें खास चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। क्या आखिर माफ कीजिएगा कि आखिर किस तरह से यहां पर जो हिंसा की सियासत है वो आगे आई है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र की चर्चा निश्चित तौर पर करेंगे कि आखिर उसकी सारी सियासत महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ हो रही है, किसके पास है संख्या बल और अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं कि क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार और विपक्ष के बीच संवाद के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनाई जाएगी सहमति। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। एनसीपी में टूट के बाद आज का दिन बेहद अहम। शरद पवार ने आज दिल्ली में बुलाई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी में बगावत और चुनाव चिन्ह जैसे विषयों पर होगी बात। बैठक से पहले जमकर पोस्टर वॉर। राजस्थान में कांग्रेस की कलह पर आज दिल्ली में हो रही है अहम बैठक। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान पर आलाकमान ने ले सकता है कोई बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई। केजरीवाल सरकार में गैर पारदर्शी तरीके से और संबंधित अधिकारी के अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए 400 से ज्यादा एक्सपर्ट्स को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हटाया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल के फैसले पर जताया आभार। कहा लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग ने लोगों को रखा था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने फाइल की 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में रायपुर मेयर के भाई सहित आला अधिकारी गिरफ्त में। बीजेपी ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा शराब अब विपक्ष की सरकारों के लिए लूट का जरिया बनी। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं जहां पवार बनाम पवार की सियासी जंग जारी है। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच में जंग जारी है। क्या कुछ इस जंग का नतीजा है? कल मुंबई और आज दिल्ली। शरद पवार बनाम अजित पवार की सियासी लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाकर शरद पवार गुट ने दिल्ली कार्यालय पर दावा ठोका है। आज शरद पवार ने बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। छगन भुजबल का दावा, 43 विधायक अजित पवार के साथ, कानूनी अड़चन से किया इनकार। दोनों गुटों में अब सिंबल और नाम को लेकर लड़ाई है। चुनाव आयोग में दोनों गुटों ने ठोका है दावा, लेकिन संख्या के मामले में अजित पवार ने मारी है बाजी। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच प्रदेश कांग्रेस ने भी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। विपक्षी दल के नेता की मांग को लेकर कांग्रेस आगे है। अजित पवार कहते हैं कि किसी को भी सदस्यता खोने का डर नहीं होना चाहिए। विधायकों की संख्या उनके पास है और दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन शरद पवार का दावा कि कैडर को लेकर संख्या उनके पास है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सियासत में इसे एक महासंग्राम के रूप में देखा जा रहा है। अजित पवार के साथ 9 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। 1978 में अपनी पार्टी के साथ बगावत करके शरद पवार ने कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री बने थे। आज उसी मुख्यमंत्री की चाहत में अजित पवार ने उन्हें नकारा है। क्षेत्रीय पार्टियों में लिमिटेड कंपनी बनाने की संस्कृति बढ़ी है और कार्यकर्ताओं से दूरी बन गई है। एनसीपी के विघटन की यही प्रमुख वजह मानी जा सकती है।
तो निश्चित तौर पर किस तरह से ये तमाम जो घटनाक्रम है वो अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंचा है, इस पर चर्चा करेंगे, अपने संवाददाताओं के साथ में बात करेंगे। दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता कुमार आलोक से। कुमार, अब ये जंग महाराष्ट्र से ज्यादा अभी फिलहाल दिल्ली में दिखाई दे रही है, किस तरह से यहां पर पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा करने से की बात हुई है और अब उससे ज्यादा सिंबल किसका होगा और विधायक किसके पास ज्यादा है, इन सब की जो पूरी एक बार लड़ाई है जो आपने पिछले दिनों देखी थी शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में, वो अब यहां दिखाई देने लग गई है। जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार ने कल ही दोनों गुटों की बैठक हुई थी। एक गुट का नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे, जिनका दावा था कि उनके पास 40 विधायकों का हस्ताक्षर है जो उनके साथ हैं, और उन्होंने तुरंत वहाँ पर चुनाव आयोग को ये पार्टी पर अपना दावा पार्टी पर तथा सिंबल पर अपना दावा पेश कर दिया था। हालांकि उनके बैठक में 32 विधायक ही पहुंचे थे, लेकिन उनका दावा था कि या तो वो रोड जाम में फंस गए थे या इधर वो शहर से बाहर थे। लेकिन आज जो संख्या बताई जा रही है कि अजीत पवार के गुट में 43 विधायक उधर चले गए हैं, और कल जो 18 विधायक शरद पवार के साथ थे, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है शरद पवार के घर दिल्ली स्थित घर पे, तो वहाँ अभी जो खबरें आ रही है उसमें 13 विधायकों की पहुंचने की बात की गई है। 5 सांसद जो एनसीपी के 5 सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं, और सुप्रिया सुले भी वहां पर मौजूद है। बैठक अब शुरू ही होने वाली है, चंद मिनटों में शुरू होने वाली है। तो इस बैठक से क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि कल ही दोनों गुटों की बैठक हुई और आज शरद पवार को दिल्ली में बैठक करानी पड़ गई। एक तो आपने जैसा अपने एंकर ने बताया कि पार्टी मुख्यालय पर अपना दावा पेश करने के लिए तुरंत आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई है, और दूसरा कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार स्थापित करने चाहते हैं कि एनसीपी जो ओरिजिनल उन्हीं की है। तो क्योंकि शरद पवार बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं, चाहे वो राजीव गांधी का जमाना रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना रहा हो, चाहे नरसिम्हा राव का जमाना रहा हो, अपनी जो राजनीतिक चतुराई है उसका वो दिखलाते रहे। लेकिन इस बार उनके घर में ही जो फूट पड़ी है, तो इस बार उनके निश्चित तौर पर उनके हौसले बुलंद ना होकर के बहुत ही डाउन है। और यही कहते हैं कि एक शेर है कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई अपने चिराग से। तो कुछ इसी तरीके की स्थिति शरद पवार की हो रही है। और उधर जो अजीत पवार जी दरअसल एक प्रश्न इसमें जरूर उठता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये जरूर शरद पवार कह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा ही किया था। दरअसल जब हम इस तरह के क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं आलोक, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और परिवारवाद यहां तक सीमित दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, और ऐसे में जब आगे विरासत सौंपने की बात आती है तो टूट सामने नजर आती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो शिवसेना की बात रही हो जब राज ठाकरे उनसे अलग हुए थे, या फिर आज ये एनसीपी की बात रही हो। किस तरह से देखते हैं इस विशेष परिप्रेक्ष्य में इन क्षेत्रीय दलों को? देखिए, क्षेत्रीय दलों का अपना जो उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बहुत कम होता है, अपनी जो क्षेत्रीय उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। शरद पवार जरूर एनसीपी को नेशनल स्तर पर ले जाने में कुछ हद तक सफल हो रहे थे, जैसे कि बिहार से भी तारिक अनवर जीत के आते थे, बाद वो कांग्रेस में चले गए, केरला में भी उन्होंने अपना खाता खोला था। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी वो सफल होना चाहते थे, लेकिन जिस सफलता की उम्मीद थी वो नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे बड़ा जो गढ़ था उनका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अपने ही जो अजीत पवार से जो मौकी खाई है, यह शरद पवार के राजनीतिक करियर का मैं समझता हूँ सबसे बुरा दिन है। और उससे निपटने के लिए अगर आप अजीत पवार की बात करें तो हर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। अजीत पवार ने जैसा कहा कल कि मैं रिकॉर्ड 5 बार डिप्टी सीएम बना हूं, जो भारत में कोई ऐसा नहीं कर पाया है, तो अब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। और शरद पवार अब 83 वर्ष के हो गए हैं, तो उन्हें अब रिटायर होना चाहिए। तो जिस तरीके से पिछली बैठकों में कार्यकारिणी की बैठक में सुप्रिया सुले को जो तरजीह दी गई, उससे इन्हें लगा, अजीत पवार ने लगा कि शरद पवार के बाद एनसीपी को महाराष्ट्र में स्थापित करने में अजीत पवार का मुख्य हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल जो कि 2 नंबर के सेकंड लाइनर थर्ड लाइनर लीडर है शरद पवार के बाद, और शरद पवार के बेहद खासम खास, और उनका स्किप होना शरद पवार के तरफ से, ये अपने आप में शरद पवार के राजनीतिक जीवन की मैं समझूंगा कि ये बहुत ही उनके जो बुढ़ापे में कहा जाता है कि
जब आदमी क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलता है, जब संन्यास लेने की बात होती है तो वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। यानी कि गावस्कर ने संन्यास लिया तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका था, और अंतिम दिनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बलबूते जब संन्यास लेता है तो एक सम्मानजनक स्थिति होती है। लेकिन शरद पवार के साथ जो इस उम्र में हुआ है वो अपने आप में शरद पवार के लिए आने वाले दिनों में, सुप्रिया सुले के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही जो मंजर होगा वो सही नहीं होगा। जी, निश्चित तौर पर एक सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे चलते चलते बहुत संक्षेप में। चुनाव आयोग में दोनों दल पहुंचे हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, चुनाव आयोग में इन्होंने 40 विधायकों का हलफनामा दिया था, जैसे कि अजीत पवार ने बताया है। उसके बाद उन्होंने वो एनसीपी के ओरिजिनल अध्यक्ष का भी उन्होंने दावा पेश किया है कि वही ओरिजिनल अजीत पवार ही अध्यक्ष हैं। और तीसरी जो चीज़ है, इधर से शरद पवार ने कैविएट दिया है चुनाव आयोग को कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उनकी बातों को सुना जाए, यानी शरद पवार के गुट की बातों को सुना जाए, तभी चुनाव आयोग कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचे। देखिए, जहां तक चुनाव की मान्यता, चुनावी पार्टी की जो मान्यता होती है, उसमें विधायिका के साथ साथ वो सांगठनिक क्षमता को भी आंकते हैं कि किस गुट के पास सांगठनिक क्षमता के साथ साथ विधायिका की संख्या है। तो अब चुनाव आयोग की गेंद जो चुनाव आयोग के पाले में है, और देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है। जी, निश्चित तौर पर सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर होंगी और इन दोनों गुटों पर भी होंगी, महाराष्ट्र की सियासत पर होगी कि किस तरह से ये करवट बदल रही है। फिलहाल ये जो राजनीति है वो दिल्ली में सिमट आई है, आप उस पर नज़ारा बनाए रखें, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया कुमार आलोक। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा और लोकतंत्र की। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हिंसा है और लोकतंत्र की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो निचले स्तर से जब शुरू होता है तो असली लोकतंत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसमें हिंसा का पुट आ जाए तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। ग्राम स्वराज और पंचायती राज की अवधारणा लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कब्जे वाली सियासत ने बंगाल को रक्तरंजित कर रखा है। पंचायत चुनाव में मतदान से पहले राजनीतिक विद्वेष के कारण अब तक 17 लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान करने का दावा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का भरोसा दिया है। चुनावी हिंसा के बीच राज्य पुलिस या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को जरूरी माना है। राज्य चुनाव आयोग का दावा है कि 8000 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं, 20000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जब्त किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर इतनी बड़ी संख्या में बम क्यों फट रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय के दखल से लोगों का भरोसा बढ़ा है। कोर्ट ने 61,636 बूथों पर 50% सीआरपीएफ जवान तैनात करने का आदेश दिया है। अब तक 850 से ज्यादा कंपनियां भेज चुकी है केंद्र। पिछले वर्षों में पंचायत चुनाव पर कब्जा कभी कैडर को मजबूत करने के लिए किया जाता था, आज पंचायत के फंड की लूट की ललक यहां विद्वेष का कारण बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण 2019 और 20 में चुनाव के बाद हिंसा में 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा हिंसा टीएमसी के आपस के कैडर्स में हुई है। ये बात नोट करने की और समझने की है। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार के रक्त रंजित सियासत से लड़कर बंगाल की सत्ता को संभाला था, लेकिन ममता बनर्जी के राज में भी वही खून की होली खेली जा रही है। फिर किस लोकतंत्र की दुहाई हम दे सकते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिशिर बजोरिया जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के। शिशिर जी, स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके साथ ही साथ स्वयं पुरोहित जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले हम प्रसेनजीत बख्शी आपके पास आएंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। ये जानना चाहेंगे, परसों चुनाव है, किस तरह से तैयारियां हैं, और कांग्रेस को एक तरह से कहीं ना कहीं कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आप देंगे हमें? देखिए निखिल, पहले तो ये बता दूं कि थोड़ी देर पहले राज्यपाल डॉक्टर सीवी बोस, आनंद बोस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर जबरदस्त बरसे हैं। उनका कहना यह है कि पिछले कई दिनों से, जैसे आपने बताया कि 17 लोगों की मौत हो चुके हैं, तो इस तरह की जो तनावपूर्ण स्थिति है, रक्त रंजित जो चुनाव हम देखने जा रहे हैं परसों को, तो इसमें आप स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी दायरे में लॉ एंड ऑर्डर पिछले 1 महीनों से, क्योंकि जब भी चुनाव का ऐलान किया गया था तब भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट चालू है, तो आप किया क्या है? आपको मैंने काफी सारे इंफॉर्मेशन भेजे हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नर हाउस में पीस रूम खोला गया था, उन लोगों को नंबर दिया गया था, ईमेल आईडी दिया गया था, और अगर किसी का कोई आरोप है तो वो सीधा उनके पास भेज सकते थे, और उसी को गवर्नर गवर्नमेंट के पास, मतलब अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भेज रहे थे, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आज भी, मतलब कल रात और आज सुबह भी 2 डेड बॉडी बरामद होने के बाद ये जो संख्या है ये 17 तक पहुंच गया है। अदालत जो भी कहा वो तो अदालत की एक सीमा तक अदालत कह सकते हैं, और सीमा तक ही अदालत कहा है। और जब अदालत की दबाव के कारण आखिर तक 822 कंपनी सीएपीएफ पहुंचे हैं बंगाल में, वैसे सेंट्रल जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जिस तरह की दावपेच खेल रहे थे पिछले कई दिनों से अदालत के निर्देश को लेकर, उससे साफ ये हो गया था कि किसी तरह से ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है इसको किस तरह से बंगाल से दूर रखा जाए, इसका एक खेल चल रहा था। लेकिन जैसे भी हो, अदालत की दबाव के कारण पूरे प्रदेश में 822 की इस तरह की कंपनी पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों की मौत, जिस तरह से पिछले कई दिनों से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का तैनात होना चाहिए था, लोगों की मन में आस्था वापस लाने की कोशिश किया जाना चाहिए था, एरिया डोमिनेशन करने की कोशिश किया जाना चाहिए था, जो ये पैरामिलिट्री फोर्स का काम है, वो कुछ भी नहीं करने की मौका मिला है। अब पूरी ऊपर वाला की भरोसा है कि 8 तारीख को कैसे हम चुनाव को मुकाबला करें। निखिल जी, विनोद मिश्रा जी, प्रसेनजीत कह रहे हैं कि ऊपर वाले का भरोसा है कि चुनाव ठीक होगा, और राज्यपाल भी बरसे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, राज्य चुनाव आयोग के ऊपर की ये व्यवस्था पहले की जानी चाहिए थी। सबसे पहली बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये जो पंचायत चुनाव में ये हिंसा है, ये आज का नहीं है, सीपीएम के समय से शुरू हुआ था, टीएमसी में भी वही कल्चर जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई कैडर पर डोमिनेशन करने के लिए, कैडर अपने पक्ष में करने तक ये सीमित नहीं दिखता है, बल्कि लगता है कि जो पंचायत के फंड्स हैं और जो भ्रष्टाचार है वो भी इसकी एक बड़ी वजह बनी है इस हिंसा का। निखिल, प्रसेनजीत जो बता रहे थे वो तो ग्राउंड की रिपोर्ट है, और साहब उनका आंखों देखा है, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये गांधी के एक सपना आप कह सकते हैं कि वो गांधी के सपनों का ये पंचायती राज है। क्या गांधी जी इस आज़ाद मुल्क में ऐसा ही सपना देखा था कि रक्त रंजित ये पंचायती चुनाव का की जो एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या इस लोकतांत्रिक मर्यादा में और लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में क्या इस तरह के चुनावों को आपने कभी सुना होगा? चुनावों में धांधली और चुनाव में हिंसा को लेके जिस दौर में आप बिहार की बात होती थी, उत्तर प्रदेश की बात होती थी, वो गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन आज भी अगर आप पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, या अभी आज पंचायती राज का, इसमें एक छोटे से इलाके और गांव के चुनाव की व्यवस्था है, उसमें भी हो तो उसमें इस तरह से कत्लेआम मचा हुआ है।
ये बात सच में हैरान करने वाली है कि आप ये देखिए कि मतदान से पहले 8 जुलाई को मतदान होने हैं और उससे पहले सिर्फ चुनाव के नॉमिनेशन प्रक्रिया में और अब तक जो है 17-18 लोग मारे गए हैं, 200 से 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये क्या दर्शाता है कि सिंपल सी है कि ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो चुनाव की व्यवस्था कराई गई थी वो कब्जे की व्यवस्था नहीं थी कि कोई बाहुबली आके जो गुंडे मवाली हैं, वहाँ लोकल गुंड्स हैं, उनको आप एक कैडर्स का नाम दे दीजिए और वो इस तरह से ये कब्जा करने के लिए एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या कर दें। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि और दूसरे राज्यों में अगर आप देखें तो अभी भी ये व्यवस्था सिंबल को लेकर नहीं बनी है। बहुत सारे राज्यों में पंचायत के अभी चुनाव हुए हैं, सिंबल की व्यवस्था कम ही राज्य में है। यहाँ पश्चिम बंगाल में एक सिंबल पे इलेक्शन का ये प्रावधान किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जोर लगाती हुई दिखती हैं कि उनको लगता है कि उनको ग्राउंड में कितनी मजबूत उनका अपना आधार है, उसको वो सेंट्रल लीडरशिप को या स्टेट लीडरशिप को दिखाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। लोकतंत्र में तो सत्ता में आना और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखना सबका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया किसी पार्टी को कि आपकी सरकार है तो आप हिंसा फैलाइए? तो ये जो सबसे बड़ी जो एक आप कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र का एक ड्रॉबैक है। कम से कम जो प्रसेनजीत कह रहे थे कि ये हाईकोर्ट माननीय न्यायालय की बात इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि उनके इंटरवेंशन से अभी कम से कम इतनी व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ाया है कि हर जब एक शायद 62,000 बूथें हैं उस पर अगर 50% का स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ की वहाँ तैनाती होती है तो लोगों का इतना भरोसा जरूर होगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। यही लोकतंत्र की मर्यादा है। जी बिल्कुल, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। और आपकी पहली बात जो आपने कही थी कि गांधी जी ने जो पंचायती राज का सपना देखा था, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि गांधी जी के उस पंचायती राज के सपने को सच कैसे करेंगे पश्चिम बंगाल में, जहां पर 18 लोग अभी उनकी चुनाव की बूथ अभी पोलिंग नहीं हुई है, उसके पहले डेथ हो जा रही है, लगातार कोर्ट इंटरवीन कर रहा है। क्या यही सपना गांधी जी ने देखा था? नहीं, आपकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के तौर पर नहीं बनती है? देखिए, गांधी जी ने जो सपना देखा था एक लोकतांत्रिक देश का सपना देखा था। जिस तरह से केंद्र में एक तानाशाह की सरकार है, वो देश के अंदर में पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से यहाँ के जो शुभेंदु अधिकारी है और यहाँ पे सीबीआई ईडी का डर दिखा करके कभी हाई कोर्ट के थ्रू आप सेंट्रल फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस को बुला करके आप चुनाव करवा रहे हैं, आप करवाइए। देखिए 17 अगर आप बोल रहे जो आंकड़ा आप बता रहे हैं ना, तो इसके अंदर में तृणमूल कांग्रेस के कितने कर्मी मरे हैं ये भी आप पता करिए। ये भी पता करिए कि तृणमूल कांग्रेस के कितने कर्मी मरे हैं। तो ये जो गोष्ठी द्वंद्व बोलते हैं इसको, ये देखिए इसके पहले के चुनाव देखिए पश्चिम बंगाल में 2003 का चुनाव देखिए, 75 से ज्यादा मौतें हुई थी। 2013 का जो चुनाव हुआ था, मीरा पांडे उस समय में एसईसी हेड थी, उनके नेतृत्व, उनके समय में भी ये सेंट्रल फोर्सेस आई थी और उस समय भी 50 से ज्यादा, और आफ्टर इलेक्शन 17-18 करीबन 70 मौतें उस समय भी हुई थी। तो यानी आपका कहना है कि ये राज्य में जो रक्त रंजित इतिहास है ये हमेशा रहेगा, पहले भी रहा था, आज भी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात आपने कहा कि ये बीजेपी लेकर के आ रही है, इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का है। अगर 17-18 लोग मरे हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अदालतें लगातार उसमें इंटरवीन कर रही हैं। नहीं, पूरी कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज तक के इतिहास के अंदर में ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर में जितने नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, विपक्षी पार्टियों के नॉमिनेशन 1,55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन फाइल हुए हैं विपक्षी पार्टियों के। कि पूरे देश के अंदर में आप मुझे बता दीजिएगा किसी भी राज्य में इतने नॉमिनेशन। ये तो हमारी, इसके लिए हमें शाबाशी मिलनी चाहिए कि हम तो लोकतंत्र की दुहाई हम लोग देते हैं। लोकतंत्र की लड़ाई हम ममता बनर्जी ने लड़ी है, नो आईडी नो वोट की लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी है। तो फिर इतने लोग क्यों मर गए? कहां क्यों बम धमाके लगातार हो रहे हैं? सवाल तो यही पूछा जा रहा है, सवाल हिंसा पर उठाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुर्भाग्यजनक है। कहीं भी हिंसा हो ये दुर्भाग्यजनक है। मगर ये इसको देखिए 74,000 बूथ है जहां पे इलेक्शन होने हैं और उसके अंदर में अगर 5-7 जगह अगर कहीं पे कुछ छुटपुट हिंसा हुई है या कहीं मौत हुई है, मुझे बताइए। मैं सीपीएम के समय की बात करता हूं, गढ़बेता में कंकाल मिले थे, शरीर से काट के फेंक दिया गया था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और उनको गाड़ दिया गया था जमीन के अंदर में। और तो फिर वही तो बात हो रही है। ये 2023 में जी चलिए आपकी बात रजिस्टर हो गई, मैं समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी हिंसा होती थी, अभी भी हिंसा हो रही है, उसको आपने रोकने की कोशिश की है। जी बहुत कमी आई है साहब। आपके हिसाब से हिंसा में कमी आई है। शिशिर बाजोरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंसा में कमी आई है और हिंसा ही मुख्य मुद्दा बना हुआ है।
सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक और जनता सबसे बड़ी बात है वो हलकान है, किस तरह से वोट डालेंगे, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? पुरोहित जी का बात सुन के तो ऐसा लगा कि चोर अपना अपना ही महिमा गा रहा है कि देखिए हम कितने अच्छे चोर हैं। ये राज्य में, हाँ, यहाँ रक्त गंगा बहता है, हर चुनाव में बहता है, पहले भी बहता था, अब और तीव्र गति से रक्त गंगा बह रहा है। अब आपको ये बताएं, ये जो बोले मीरा पांडे जी ने 2013 में जब फोर्स के लिए मीरा पांडे जी को चुना, कमिश्नर के ओहदे पे बैठ के उनको राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फोर्स भेजा तो इनकी सरकार, इनकी पुरोहित जी की सरकार ने क्या किया, वो केंद्र फोर्स को पर्यटन के लिए भेज दिया हजारद्वारी। ये हमारी राज्य सरकार है। और ये तो टेबल ठोक के बोल रहे हैं कि उसमें भी तो मौतें हुई, इतनी मौतें हुई। देखिए, और ये जो एक बात बोले कि टीएमसी के लोग भी मरे, हाँ साहब मरे, आधा से ज्यादा तो आपके टीएमसी के लोग मरे। मैं एक बात सबके लिए, सबके सामने ये एक प्रश्न रखना चाहता हूं, ये मौतें क्यों हो रही हैं और इस तीव्र गति से क्यों हो रही है? अभी तक हमारा इतिहास था कि वोट के दिन मौत होता था। 2021 विधानसभा में वोट के बाद हिंसा हुआ जिसमें 53 हमारे कार्यकर्ता मरे 45 दिन में, और अभी तो वोट हुआ ही नहीं है और 17 लाशें पड़ गई हैं। उसका कारण क्या? उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम अपना जमीन, हम अपना गांव कस्बा नहीं, हम अपना सड़क के भी मुखिया बने रहें, क्योंकि हमको लूटना है। देखिए, सबसे ज्यादा हिंसा दक्षिण 24 परगना में क्यों हो रहा है? जो डेल्टा है ना, वहां पूरा मैनग्रोव कट के बिक रहा है। एक तरफ बालू की चोरी, एक तरफ कोयला की चोरी, अब मैनग्रोव की चोरी। ये सबके पीछे एक ही है कि लूट जैसे हो तो लूट मैं कैसे करूं यदि मैं सत्ता में, मैं पावर में ना हूं। ये जो 17 लाशें गिरी हैं, चुनाव आयोग के हिसाब से केवल 5, और हमारे जो इस प्रदेश के जो पुलिस के महानिदेशक हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 2-3 छुटपुट घटना है, और आप मीडिया को दोष दिया कि आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा रहे हो। डीजी, आज आपको ये बता दें, आपके चैनल में मैं अभी चुनाव आयोग के ऑफिस से ही निकल के आया हूं, हमने डीजी को हटाने की मांग करके आई है। हमारा एक ही दावा था कि ये डीजी जो बोलता है 17 मौतों को, 17 माताओं की गोद खाली हो गई, और ये बोलता है 1-2 छुटपुट घटना और मीडिया दोषी है, ये व्यक्ति इस पुलिस फोर्स के शीर्ष में नहीं बैठ सकता और केवल कमीशन उसको हटा सकता है। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी, हाईकोर्ट को, अदालतों को बार बार क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है? आपने कहा पुलिस से कराएंगे, वो उन्होंने कहा नहीं, नई सेंट्रल फोर्सेस जरूरी है, कम से कम इतना हद तक आ गए कि डिप्लॉयमेंट तक के लिए जाना पड़ा। क्यों ऐसा हो रहा है? जी, मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है। देखिए, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये जो शिशिर बाजोरिया जी अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, इनको समझना होगा कि जिस दिन पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुआ, ठीक है, उसके दूसरे दिन यहाँ के इनके नेता जाते हैं, अमित शाह गृह मंत्री जी से मिलते हैं, और इनके पास में स्ट्रेटेजिकली ये लोग अपनी तैयारी कर करके कि भाई हमें यही पहले से ही हाय तौबा मचानी है, पहले से कि भाई केंद्रीय बाहिनी बुलाओ, 4 चरणों में चुनाव कराओ, 5 चरणों में चुनाव कराओ। शीतलकुची में क्या हुआ था? केंद्रीय बाहिनियों ने गोली मारी थी। वो किसके लोग थे? वो नहीं, तो ये तो अदालत के, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो अदालत के आदेश पर हुआ है। ये तो अदालत के, आप क्या अदालत को भी कह रहे हैं कि उनकी मंशा संदिग्ध है? और मैं इनको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वो आप हर घर के बाहर में एक गनमैन को खड़ा कर दीजिए, उसके बाद भी देश के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के काम के नाम पर बात इस पे नहीं हो रही। वो वोट किसको करेगी? बात हिंसा की हो रही है। जनता पार्टी, स्वयं पुरोहित जी, बात हिंसा की हो रही है। आपसे सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए कि ये तो अदालतों के इंटरवीन करने से हुआ। बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया, अदालत का आदेश हुआ है, या तो आप ये कह रहे हैं कि अदालतों को भी आप नहीं मान रहे हैं? अदालत के कुछ हिस्से, देखिए, राज्य जो यहाँ के गवर्नर है और अदालत के कुछ हिस्से हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। ये बात आपने कह दिया, आपने कह दिया कोलकाता हाईकोर्ट अदालत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के रूप में काम कर रहा है। ये बात आप कह रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, शिशिर बाजोरिया जी से जवाब चाहेंगे। शिशिर बाजोरिया जी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि निखिल जी, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट बीजेपी के एक इशारे पर काम कर रहा है। अभी भी आप अपने बयान पर कायम है? दुर्भाग्य है कि यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके प्रवक्ता साफ साफ बोल दिए कि हाईकोर्ट को भी हम नहीं मानते हैं।
क्योंकि वो बीजेपी का हो गया है। साफ साफ। अरे स्वयं पुरोहित जी, कम से कम आपे के बाहर क्यों जा रहे हो? आप तो ये भी बोल दिए कि अमित शाह गृह मंत्री से मिलने गए, आज आप बौखला गए हो। अच्छा स्वयं पुरोहित जी, एक बात बताइए कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल बता रहे हैं एक स्टेप और आगे? देखिए सब शामिल। देखिए ऐसा है, गवर्नर, देखिए एक राज्य का गवर्नर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, गवर्नर वहां पे पैरेलल प्रश्न कोर्ट का है, उनका बात नहीं हो रही है, बात कोर्ट की हो रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट मिला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है? नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरी बात सुनिए। गवर्नर जो एज ए बीजेपी कैडर काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, आज की डेट के अंदर में। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें कैडर और इसमें कौन चुनाव जीतेगा? ममता बनर्जी जीतेंगी, आप कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है जीते, और लोकतंत्र है। लेकिन मैं इससे ये कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है आज हमारा। स्वयं पुरोहित जी, डिबेट इस बात पर हो रही है कि अदालत ने आदेश दिया था, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी मिला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ था? कुछ लोग हैं जो जिनको दिक्कत है ममता बनर्जी की सरकार से, कुछ कम्युनिस्ट लोग हैं, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में आगे। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, मैं क्लोजिंग कमेंट विनोद मिश्रा जी से चाहूंगा। विनोद जी, इस तरह का बयान देना कि जो भी हमारे विरोध में अगर कोई काम करता है, हमारे विपक्ष में काम करता है, तो वो बीजेपी से मिला हुआ है। मैं पुरोहित जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कम से कम जो संवैधानिक संस्था है उसको कम से कम सम्मान करना सीखें। एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और कम से कम माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो कम से कम इतना उनको समझदारी तो होनी ही चाहिए कि कोर्ट का जो कोई डिसीजन होता है वो एक निष्पक्ष संस्था है, और जिस संस्था पे ही देश के लोकतंत्र का एक नींव है, आप कह सकते हैं कि वो आधार है जी। उनको याद, उनके आखिर उनके इतनी कोर्ट से नफरत क्यों है? आप पहले सुनिए, आपकी बात मैंने सुन ली बड़ी देर तक। आप पहले मेरी बात सुनिए और सबसे सुनिए तो देखिए, आपको पुरोहित जी बात तो सुनिए। आपने अपनी बात कह दी, अब आप मेरी बात सुनिए। पुरोहित जी बीच में मत बोलिए, पुरोहित जी बीच में मत बोलिए, फिर वो आप अपनी थोड़ा सा आपने धैर्य रखिए, सॉरी। और बात आप पहले सुनिए। ये आपने जो हाईकोर्ट के बारे में इस तरह के अभी बयान दिए हैं, उसके पीछे आपका फ्रस्ट्रेशन है। आपकी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन ये है कि आपके 2 मिनिस्टर अभी जेल में हैं। आपके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन ये है कि हाईकोर्ट के ही निर्देश में, उनके ही सुपरविजन में अभी सीबीआई और ईडी की सारी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो रही है। ये जो गुलाबी नोटों की वहाँ पे जो ढेर निकल रही है सामने में, वो माननीय न्यायालय के ही आदेश के बाद वो सारा चीज वहाँ पे एक बात हुई, आप सामने में दिख रहे हैं कि सारे कली जो है भ्रष्टाचार के कैसे खुल रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? अभी हम पंचायत के हिंसा की बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आप उसमें इधर उधर की मत भागिए, और जो डिबेट है उसको आप डिटेल मत कीजिए पुरोहित जी। सीधा सवाल ये है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये टीएमसी ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बंगाल की जो एक संस्कृति बनी थी वायलेंस की, तो इसी के खिलाफ में ममता बनर्जी कभी लड़ी थी। जो सीपीएम का वहां पे ये जो गुंडा राज सो कॉल्ड वो बोलती थी, और उसके के लिए खिलाफ में वो जब सड़क पे उतरी थी और उस तरह से हिंसा का खुद उन्होंने झेला था। लेकिन वो हुआ क्या, वो सारे जितने भी लेफ्ट के कैडर थे जो हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, सब टीएमसी बन गए जी। दरअसल और वो जो लूट है पंचायत के जो लूट है, जो बात अभी कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता की, बात तो समझने की कोशिश कीजिए कि पूरे जो कट मनी का जो एक चेन बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, अगर ये ना हो, अगर सिर्फ समाज सेवा की बात आप कर दे पंचायत में, तो कौन बंदा वहां चुनाव नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आएगा? दरअसल और वहां पर एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम भी, इसी संस्कृति पनपने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इसको सबको समझना चाहिए। शिशिर बाजोरिया जी, आपका आखिरी कमेंट लेंगे, हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बहुत जल्दी से शॉर्ट में अपनी बात रख दीजिए जी। बिल्कुल संक्षेप में जी। हमारी मुख्यमंत्री महोदया, क्योंकि वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान को मैं दोहरा देता हूं आपके चैनल में जी। वो बोली है कि जो भी हो जाए, वोट का जो भी फल आए, वोट के बाद तो सब तृणमूल में ही आएंगे। पहले से बता दी है कि तुमको डंडा पीट के वापस तृणमूल में ला देंगे, पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री का बयान है। दूसरा, इनके ही एक मंत्री का आज का बयान है कि भाई जो हमारे चोर हैं वो तो जेल में हैं। मैंने वो खुद मान गए हैं कि हमारे चोर जो मंत्री लोग हैं वो जेल में हैं। और तीसरा है कि आज हमारे पुरोहित जी जो बोल गए, वो जरा अपने क्या बोलूं संतुलन खो बैठे।
पुरोहित जी को ये नहीं, बता बिल्कुल। दूं, और आज की डिबेट आप में कम से कम इस बात से फिनिश करना चाहूंगा, दो बातें कि कम से कम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनका निर्णय जो है वो सबूतों के आधार पर और तमाम सारी चीजों को देख करके वो करते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब समय नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैं अपने संवाददाता के पास जाना चाहता था लेकिन उनके पास भी नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा मूल प्रश्न उठाया था कि इन सारे विवादों के बीच में जो पिस रही है वो बेचारी पश्चिम बंगाल की जनता है। वो कम से कम ये डिजर्व नहीं करती है कि एक पंचायत के चुनाव हो और उसमें चुनाव में पोलिंग से पहले ही 17-18 लोग मर जाएं। फिलहाल इस चर्चा को आगे फिर करेंगे। आप सभी मेहमानों का, विनोद मिश्रा जी, शिशिर बाजोरिया जी और प्रसेनजीत बख्शी और स्वयं पुरोहित जी, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पंजाब के हालात पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्यों लगाई फटकार। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे पंजाब के हालात पर, जिसको लेकर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और जबरदस्त रिएक्शंस दिए हैं। अलग तरह की राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति के चलते फिर फजीहत का सामना करना पड़ा है। कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन को समाप्त करने की विफलता पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई, खरी खरी सुनाई और कहा कि तमाम मुद्दों पर फेलियर्स की बात कही। कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए तो सरकार मौन नहीं है। जो धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए ये याचिका लगाई गई थी, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में कहा कि वो चाहे तो बड़े से बड़े प्रदर्शन को रातों रात खत्म करवा सकती है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति जरूरी है, जो फिलहाल सरकार में नहीं दिखाई दे रही है। कोर्ट ने कहा कि लोग लंबे समय तक रास्ता रोक कर बैठे हैं, सरकार उन्हें हटा नहीं रही है। क्या पुलिस 200 लोगों को प्रदर्शन स्थल से हटाने की हिम्मत नहीं रखती? अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पंजाब में यही हालात रहे तो यहां कोई आएगा नहीं। यह अदालत की टिप्पणी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर 3 सप्ताह के अंदर इन धरना प्रदर्शन करने वालों को नहीं हटाया गया तो वो सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर होंगे। तो 3 हफ्ते का वक्त दिया है अदालत ने इन धरना प्रदर्शन करने वालों को हटाने के लिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की है, क्योंकि इस धरने प्रदर्शन से जो आम लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार पर लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लेने का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है
कि जो गवर्नेंस है उसमें फेल रही है आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही आरोप है कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही सरकारें गवर्नेंस के मामले में फेल हैं, लेकिन पब्लिसिटी के मामले में अव्वल हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड मेट्रो के निर्माण के लिए 1138 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी न देने से की बात करने और विज्ञापनों पर 1106 करोड़ रुपए खर्च करने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। तो इस तरह की राजनीति पंजाब में भी दिखाई दे रही है और हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, अदालत ने साफ तौर पर फटकार भी लगाई और कहा कि आपकी मंशा संदिग्ध है, क्योंकि साफ तौर पर कहा कि अगर प्रशासन चाहे तो क्या 200 लोगों को हटा नहीं सकती धरना स्थल से। कितनी बड़ी टिप्पणी है अदालत की अगर कानून व्यवस्था और गवर्नेंस की बात कही जाए तो? जी निखिल, अगर इच्छा शक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि इंसाफ कौमी इंसाफ मोर्चा जो है जनवरी इस साल से जो है बैठा हुआ है। मोर्चे पे चंडीगढ़ मोहाली के बॉर्डर पर है, धरना लगा के बैठे हैं। उसकी वजह से वहाँ जो लोग रह रहे हैं और आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उसके बिल्कुल पास ही फोर्टिस हॉस्पिटल है, तो इवन मरीजों को जाने में दिक्कत होती है। और ये अराइज से एक सोसाइटी की याचिका दायर की गई थी। उसके बाद बार बार कोर्ट ने डीजीपी को भी बुलाया है, कई बार कहा कि उन लोगों को वहां से उठवा देना चाहिए। एक बारी फरवरी में बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, जहां उन लोगों ने चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर काफी हमला किया था। उस वक्त जो है कुछ एफआईआर दर्ज हुई थी, पर उन एफआईआर के ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी देखने में आ रहा है कि पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और इसका संज्ञान लेते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज भी ये कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्द कार्रवाई कर दी जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवंत मान भी जो है इन कौमी इंसाफ मोर्चा में गए थे और उन्होंने उस वक्त वहां जाकर जो बंदी प्रिजनर्स हैं जो उनको छुड़वाने की बात कही थी। और कहीं ना कहीं अब वो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और बार बार जो है पंजाब सरकार जो है कोर्ट में जाकर टाइम मांगती है, पर उस टाइम पे भी कुछ भी ऐसा नहीं कॉन्क्रीट नहीं हो पा रहा है कि वहां से लोगों को उठाया जाए। पर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्वेश्चनेबल है उनके वहां पे होने से। और इसका ही संज्ञान लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बारी जो है काफी कड़ा रुख अपनाया है अपना। निखिल जी, निश्चित तौर पर कड़ा रुख अपनाया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों कड़ा रुख अपनाया था। और ये जब विपक्षी दल कहते हैं कि उनकी गवर्नेंस पर सवाल उठाते हैं, इच्छा शक्ति पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से आरआरटीएस का मामला आकांक्षा दिल्ली में था, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1138 करोड़ रुपए आप नहीं दे सकते, लेकिन विज्ञापन के लिए 1106 करोड़ रुपए आपने निर्गत किए हैं। इस पर भी जवाब मांगा है। तो इस तरह के जो तमाम प्रश्न हैं उस पर जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल उठा रहे हैं। और अब अदालत ने भी सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा सक्सेना। और अब बात करेंगे सामाजिक कुरीति और स्वच्छ भारत अभियान की, कि किस तरह से एक सामाजिक कुरीति को हटाया है स्वच्छ भारत अभियान ने और किस तरह से एक पॉजिटिव एजेंडा, जिसको कहना चाहिए, लोगों के जीवन में लेकर आया है स्वच्छ भारत अभियान। दुनिया में स्वच्छ भारत अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का आंदोलन बना है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना है व्यवहार परिवर्तन के लिए। किस तरह से स्थितियां 2015-14 से पहले थी और अब किस तरह से हो गई हैं, इसको समझा जा सकता है। सामाजिक भागीदारी के इस आंदोलन ने आज देश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस सदी की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के जरिए स्वच्छता और भागीदारी के मूल मंत्र से अस्पृश्यता से लेकर मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। सोच में परिवर्तन आया है, लोगों की सोच बदली है। स्वच्छ भारत अभियान में वाल्मीकि बस्ती में खुद झाड़ू लगाकर पीएम मोदी ने कहा था, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। और पीएम के आह्वान के बाद लोगों की सोच बदली। हर परिवार में 2 गड्ढे वाले शौचालय बने और मैला उठाने की प्रथा खत्म हो गई। जब देश ओडीएफ बना तो जाहिर बात है कि मैला उठाने की प्रथा जो है उस पर भी लगाम लगी। समाज कल्याण मंत्रालय की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी ने दावा किया है कि ओडीएफ के बाद सबसे बड़ी कामयाबी है कि पूरे देश में सर पर मैला ढोने की कुप्रथा बंद हो गई है। मंत्रालय का दावा है कि सीवर लाइन में मौतों की घटना भी कम हुई है। पहले स्वच्छता कर्मी सीवर की जहरीली गैस का शिकार होते थे, अब मशीन से सफाई करने की व्यवस्था बनाई गई है। स्वच्छ भारत अभियान से नए भारत ने गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के समतामूलक समाज बनाने और छुआछूत को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो स्वच्छ भारत अभियान ने गांधी जी के सपनों को और अंबेडकर के सपनों को सच किया है। समतामूलक समाज बनाने का जो सपना था उसको सच किया है और मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हुई है, ये दावा ये मंत्रालय की तरफ से आया है। हमारे संवाददाता धीरज इस पूरे विषय पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे कितना बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन के जरिए अब ऑन ग्राउंड ये परिवर्तन देखा जा सकता है। मैला ढोने की प्रथा अपने आप में बहुत अमानवीय थी और बार बार इस पर कहा जा रहा था, अदालतें इस पर रोक लगा चुकी थी, सरकार इस पर रोक लगा चुकी थी, लेकिन व्यवहार में ये दिखाई दे रहा था। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अब इस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। कितना बड़ा परिवर्तन आप इसको मानते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसे कि आपने बताया है कि कैसे ये एक कुप्रथा थी जो कि एक जो खास वर्ग के लोगों के लिए अभिशाप की तरह पूरे जीवन उनके साथ उसी तरह की परिस्थिति में उसी तरह की ज़िंदगी में उन्हें जीना होता था। सर पे मैला ढोना होता था, छुआछूत होती थी, अस्पृश्यता की बात होती थी। और अगर इसके उन्मूलन की अगर हम बात करें कि जैसा कि आज की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि साल 1917 में ही महात्मा गांधी ने मैला ढोने की जो प्रथा के बारे में कहा था और उन्होंने ये खुद कहा था कि जो लोग अपने जीवन में शौचालय का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपने शौचालय को खुद साफ करना चाहिए। एक शुरुआत महात्मा गांधी की तरफ से तब हुई थी और उसके बाद इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए कई कानून बने। जैसे कि अगर हम कानून का जिक्र करें तो जो मैला उठाने की जो कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए साल 1993 से ही एक कानून बना था कि इस पर रोक लगाया जाए और मैनुअल स्कैवेंजिंग की जगह जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए या दूसरी जो चीज़ों से इसकी सफाई का कार्य किया जाए, ताकि जो विशेष वर्ग है जो इस एक तरह से इस कुप्रथा से ग्रसित है उसको इससे दूर रखा जाए और इसको जो समाज में उनका जो एक स्थान है उनको समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि जो सबसे अहम बात जो इसके बारे में कही जा रही है, सबसे बड़ा बदलाव तब इसको हम कह सकते हैं आया है जबकि खुद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो वाल्मीकि बस्ती में, दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में जाकर खुद झाड़ू लगाया और पूरे देशवासियों को ये मंत्र दिया कि स्वच्छता जो है सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसी राह पर चलते हुए साल 2014 में जब प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को एक संदेश दिया, एक मंत्र दिया कि हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना है, न केवल उन्होंने स्वच्छता का जो संदेश दिया बल्कि लगभग देश में 11 करोड़ जो टारगेट दिया कि देश के सभी घरों में शौचालय होना चाहिए और उसके बाद देश के लगभग 11 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया। एक बहुत बड़ी जो इसको क्रांति के रूप में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और जैसा कि जो आंकड़े आए उस आंकड़ों में ऐसा कहा गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम माना गया, जिसमें कि कहा गया कि न केवल भारत में जो 55 करोड़ जो लोग हैं, पूरी आबादी जो 55 करोड़ लोग हैं, 55 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया। धीरज, एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और समतामूलक समाज के रचना की बात करते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के सपनों को सच करने की बात करते हैं, तो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसका हटना कितना बड़ा आप समझते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास और समतामूलक समाज की ओर आगे बढ़े हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये केवल एक काम नहीं था, एक वर्ग विशेष का काम नहीं था, बल्कि ये एक बीमारी थी जिसको कि हम छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। एक विशेष वर्ग के कंधे पे ये जिम्मेवारी थी कि वो आपका मैला ढोएंगे और यहाँ से उठाकर आपको गंतव्य तक पहुँचाएंगे। और वो जो समाज था, वो जो तबका था, उस तबके को समाज में जो नीचे जो हीन दृष्टि जिसको बोलते हैं, हीन दृष्टि देखा जाता था, उनके साथ छुआछूत की भावनाएं होती थी। और सबसे अहम बात यह होती थी कि उस समाज को लोग अपने बर्तन में ना खाना खाने के लिए देते थे, अगर वो किसी के यहाँ जाते थे तो उनके लिए बर्तन भी अलग होता था, ग्लास भी अलग होता था, क्योंकि एक प्रकार तो इसीलिए इसको सबका साथ सबका विकास के साथ जोड़ा है कि अब जो है कम से कम इस स्थिति में परिवर्तन आया। और जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो सब साथ मिलकर साथ चलेंगे और शायद सरकार का भी यही विकास का जो मूल मंत्र है, सबका विश्वास भी साथ में जुड़े होगा और सबका प्रयास भी साथ में जुड़ा होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज।
और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां शराब घोटाला इस वक्त सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले को लेकर के शिकंजा कसा है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सरकार आई थी सत्ता में, लेकिन कांग्रेस सरकार में ही 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। शराबबंदी का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने, और उसके बाद उनको सत्ता हासिल हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले को लेकर रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने इसमें कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है। शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों, होटल कारोबारी नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। तो समझा जा सकता है कि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, महापौर के भाई और साथ ही साथ नौकरशाह भी शामिल है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारों के साथ बांटा भी गया। शराब सिंडिकेट में वरिष्ठ नौकरशाह, नेता और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 13,000 पन्नों की चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश के बड़े शराब घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसमें 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। दरअसल शराबबंदी का वादा करने वाली राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्य में शराब पीने के चलन को और प्रश्रय दिया, और ये जो आरोप है लगातार बीजेपी भी लगाती रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य सरकार एक तरफ फ्री बी का वादा करती है और दूसरी तरफ लोगों को शराब पिलाकर एक्साइज टैक्स वसूलती है। इस घोटाले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शराब लूट का एक जरिया बन गया है। बीजेपी का कहना है कि आबकारी विभाग विपक्ष की सरकारों के लिए लूट का जरिया बन गई है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों इसकी एक बानगी है। और यह आरोप बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराब जो है लूट के लिए एक बानगी, लूट के लिए एक जरिया बन गया है, और छत्तीसगढ़ की सरकार हो और चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो उसका एक मिसाल उन्होंने उसकी एक मिसाल कायम की। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, आइए सुनते हैं। शराब के माध्यम से इलीगल कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बन गया है। छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थे। तो इस लूट पर बीजेपी हमलावर है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ईडी ने इस पर कार्रवाई की, शिकंजा कसा, 2019 से ही इस पर कार्रवाई कर रही है। किस तरह से ये तार जुड़े, कैसे ये खुलासा हुआ और अब किस तरफ ये मामला जाता हुआ दिख रहा है? चार्जशीट फाइल हो चुकी है, क्या कुछ खुलासे किए हैं? ठीक है, बिल्कुल निखिल, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम था और इस क्राइम में कई सारे लोग शामिल थे। इसमें नौकरशाह शामिल थे, इसके अलावा जो सत्ताधारी दल के तमाम जो बड़े लोग हैं उनका इसमें नाम था। और ये मामला एक्चुअल में खुला इस तरीके से कि एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी और उसके बाद जब ये बात निकलकर सामने आई कि शराब को लेकर एक बड़े पैमाने पर घोटाला छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आपने देखा भी था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने वायदा किया था कि यहाँ पर शराबबंदी को लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद घर घर शराब पहुँचाने का काम किया गया, जहाँ तक कि ऑनलाइन तरीके से जो शराब है वो लोगों के पास पहुंचाई गई, एक तरीके से जैसे खाने की डिलीवरी होती है। आप समझें कि किसी भी डिस्टिलरी एजेंसी से जब एक ट्रक निकलता था शराब का तो वो दिखाया जाता था कि मात्र 200-300 बोतलें आई हैं और उस ट्रक की जो शराब है वो अवैध तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, अवैध तरीके से बेच दी जाती थी और उसका जो पैसा है वो सीधे सीधे जो नौकरशाह हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले लोग हैं, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग हैं, होटल के कारोबारी हैं, शराब के कारोबारी हैं, उनकी सीधी सीधी जेब में चला जाता था और राजस्व का एक बड़ी कह सकते हैं कि हानि
राज्य को उठानी पड़ती थी। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा का पूरा स्कीम है। अब इसी ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल कर दी है, और किस तरीके से आपने देखा है कि रायपुर के जो मेयर हैं उनके भाई का नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का किस तरह से हाथ इन लोगों के ऊपर रखा हुआ है। अब इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी ने परत दर परत उन तमाम सबूतों को अदालत के सामने रखा है कि किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इसके जो पैसे हैं वो नेताओं के पास, कारोबारियों के पास, नौकरशाहों के पास पहुंचे थे। अब आने वाले समय में इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, और जो कह सकते हैं कि राज्य सरकार है उसके तमाम जो नेता हैं इनकी जांच के दायरे में हैं, तो इनकी भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी का कहना है कि अभी चार्जशीट फाइल की है, आने वाले समय में सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो भी फाइल करेगी, और इसके अलावा जांच लगातार चल रही है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ईडी अदालत को तमाम तथ्यों से रूबरू कराएगी, और उसके बाद अदालत इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। जी 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 एक जो इस पूरे मुद्दे पर एक राजनीतिक हमला भी हुआ है। जाहिर तौर पर 2100 करोड़ रुपए से बड़ा ये अगर शराब घोटाला है, तो दिल्ली की ही तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, जिसके तार झारखंड में भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? राजनीति को भी ये प्रभावित करेगा मामला, चुनावी वर्ष है। देखिए, बिल्कुल प्रभावित करेगा, और आप देखें कि जिस तरीके से ये ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा है कि दिल्ली में जब शराब का घोटाला हुआ था, कितने बड़े पैमाने पर साउथ की लॉबी है वो इसमें शामिल आई थी। अब आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से झारखंड से इसके तार जुड़े हुए हैं, तमाम कारोबारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। इसके अलावा जो नौकरशाह हैं वो इस घोटाले में शामिल हैं। तमाम झारखंड के जो लोग हैं, जो शराब कारोबारी हैं, वो इस पूरे घोटाले में शामिल है। तो एक बड़ा ये घोटाला है, और कहीं ना कहीं अगर ईडी इसकी ठीक तरीके से जांच करे तो आप देखें, चाहे वो दिल्ली का घोटाला हो, उसके तार भी झारखंड तक जुड़े थे, साउथ तक जुड़े थे। अगर इस घोटाले को देखें, छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है, इसके तार अभी प्रारंभिक अगर हम जांच की बात करें और चार्जशीट की बात करें तो झारखंड से जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये जो मामला है कितना लंबा है, ये मामला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 2000 करोड़ से ज्यादा का मामला है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रकम का और ज्यादा खुलासा हो सकता है, यानी अभी इसकी परतें और खुलना बाकी है जी, इसकी अभी और परतें खुलना बाकी है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी है या जो विपक्षी दल है वो हमलावर होंगे, ये लाजमी है, और इतना बड़ा अगर घोटाला है तो प्रश्न जरूर उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो आज के इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये खबर आ रही है।